Welcome to lecture on C language. It's its introduction part 1 presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। इस लेक्चर में हम यूनिट 1 के दो सब यूनिट्स 1.1 और 1.2 को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो कोविड-19 का जिक्र करते हुए हमने जो ये वीडियो लेक्चर्स स्पेसिफिकली डिप्लोमा इंजीनियर्स जोधपुर वालों के ब्रांचेस मैकेनिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को अभी फोकस रखते हुए बनाए हैं, उसका जिक्र हमेशा की तरह। और चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्टरी सिलेबस का पार्ट है उसमें सी लैंग्वेज के संबंध में कुछ इंट्रोडक्टरी और हिस्ट्री उसके डेवलपमेंट्स के संबंध में हम बातचीत करते हैं। वेल नोन यह एक फैक्ट है कि सी इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसका जो इनिशियल डेवलपमेंट किया गया था वो डेनिस रिची द्वारा 1972 में किया गया था, और उन्होंने यह काम डेवलपमेंट सी का जो किया था वो अमेरिका की AT&T की बेल लेबोरेटरीज में किया था। इससे पूर्व के सिनेरियो को अगर थोड़ा सा हम देखना चाहें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1967 में मार्टिन रिसर्च ने BCPL जो शॉर्ट में एक एब्रिविएशन बनाया है, उसका जो मीनिंग है वो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उन्होंने डेवलप की थी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने के काम में आती थी। इसी प्रकार 1970 में केन थॉमसन ने भी बेल लेबोरेटरीज में ही एक लैंग्वेज डेवलप की थी जिससे उन्होंने बी लैंग्वेज नाम रखा था। डेनिस रिची ने बेसिकली BPCL तथा बी लैंग्वेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनमें कुछ संशोधन करते हुए तथा स्वयं के द्वारा जो भी उन्होंने कुछ नए सिद्धांत आविष्कार किए थे उनको सम्मिलित करते हुए एक नई लैंग्वेज जिसे सी लैंग्वेज नाम दिया गया था उसका डेवलपमेंट किया था। 78 के तक 72 से 78 तक ये लगभग लेबोरेटरीज बेल लेबोरेटरीज तक ही सीमित रही थी और बाहर इसका उपयोग कमर्शियली नहीं हो पाया था। फिर 1978 में ब्रायन कर्निंगन और रिची ने इसका एक बहुत ही डेफिनेटिव डिस्क्रिप्शन के इस लैंग्वेज का जारी किया, जो कॉमनली बाद में K&RC मीन्स कर्निंगन एंड रिची सी के टैग नेम से पॉपुलर रहा, और उसी के ऊपर सारा कमर्शियल डेवलपमेंट कंपाइलर्स का सॉफ्टवेयर्स का हुआ। बहुत लंबे अरसे तक ये बात चलती रही। फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, सी के संबंध में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन डेवलप की गई जो बाद में थ्रू आउट ANSI के रूप में पॉपुलर रही हैं। 1990 में इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक कमेटी गठित की और उसने ISO-C डेवलप की। इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी द्वारा 1999 में C99 नाम से लैंग्वेज डेवलप की गई। अगर हम एक नज़र डालें तो वर्चुअली सभी प्रकार के कमर्शियल कंपाइलर्स जो सी के हैं या इंटरप्रेटर्स जो हैं वो मोस्टली ANSI स्टैंडर्ड्स से बिल्कुल अडेयर करते हैं या उनके ऊपर निर्भर होकर उनके कंपाइलर डिज़ाइन किए जाते हैं। सब यूनिट 1.1 जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसमें हमें स्कोप ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करनी है। सी के केस में सर्वप्रथम हम जनरली कहते ही हैं कि सी इज अ जनरल पर्पज स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें हम ये देखते हैं कि स्पेशलिस्ट फॉर ऑल अदर हायर लैंग्वेजेस इसमें सम्मिलित हैं। इसी प्रकार हम आगे जब देखें तो इसके अंदर जो प्रोग्राम प्रिपेयर किए जाते हैं सी लैंग्वेज में वह काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी कम स्पेस वह मेमोरी का ऑक्यूपाई करते हैं, जो काफ़ी बड़ा लाभ है। सी लैंग्वेज में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस काम में लिए जाते हैं और उनकी हेल्प से प्रोग्राम जो है छोटा बनाने में मदद मिलती है। एक और अतिरिक्त बात ये रहती है कि लाइब्रेरी फंक्शंस जो लिखे जाते हैं बेसिकली उनको रिपीट नहीं करना पड़ता, इस कारण से उनकी उपयोगिता बढ़ती है, और इसी कारण से यूज़र स्वयं जब किसी पर्टिकुलर
फंक्शंस को बार बार एक ही प्रोग्राम में काम ले, एक ही सॉफ्टवेयर में काम ले, या उस प्रकार की उसको किसी अन्य सॉफ्टवेयर्स में भी अगर ज़रूरत पड़े तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार लिखे हुए कोड्स को, किसी फंक्शंस के लिए एक बार लिखे हुए कोड्स को यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस के रूप में वो उनको स्टोर कर सकता है, तो उसके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। यह सुविधा भी काफ़ी अच्छी रहती है सी लैंग्वेज के केस में। और इस केस में अगर हम बात करें तो हायर और लोअर लैंग्वेज दोनों की ही गुण इसमें समाहित होते हैं। सी के कंपाइलर की बात करें हम तो वो एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और सभी प्रकार के कंप्यूटर्स के लिए सी कंपाइलर्स अवेलेबल है। यह भी एक इसकी विशेषता है। इस कारण से इसका स्कोप काफ़ी वाइड हो जाता है। सी लैंग्वेज के केस में जो हम प्रोग्राम्स प्रिपेयर करते हैं वह कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रिपेयर किए जा सकते हैं और ये जो तैयार किए गए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स है ये काफ़ी छोटे होते हैं तथा दक्ष भी, इसमें परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी एफिशिएंट होती है। सब यूनिट 1.2 जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसमें डिस्टिंक्शन एंड सिमिलरिटीज़ विद अदर हायर लेवल लैंग्वेज नाम से हमें जानकारी हासिल करनी आती है। तो सबसे पहले सी का फोर्ट्रान के साथ जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज शुरुआत में रही थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसका पूरा नाम रहता है, उसके साथ जो सिमिलरिटीज़ सी लैंग्वेज की है उनको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि दोनों ही जो लैंग्वेजेज हैं वो विज्ञान के विभिन्न फॉर्मूलों को हल करने के लिए प्रोग्राम लिखने में बहुत मददगार है। दोनों ही लैंग्वेज सी और फोर्ट्रान में एरेज का यूज किया जाता है। मैथमेटिकल इक्वेशंस पे फोकस करें तो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दोनों ही प्रकार की लैंग्वेज सी और फोर्ट्रान काफ़ी उपयोगी हैं। इन दोनों लैंग्वेजेस में है लॉजिकल इफ़ का उपयोग किया जाता है और इसी तरीके से गो टू स्टेटमेंट भी दोनों लैंग्वेज काम में ले जाते हैं। सिमिलरली लूप्स का उपयोग भी दोनों ही लैंग्वेजेज में किया जाता है। इन टर्मिनोलॉजी के बारे में निश्चित रूप से आप अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है वाकिफ़ ना हो, पर इसको हम जब आगे सी के डिटेल डिस्कशंस में चलेंगे तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिसिमिलरिटीज सी और फोर्ट्रान के बीच में अगर हम देखें तो सी के केस में प्रोग्राम कोडिंग शीट इज़ नॉट यूज टू राइट प्रोग्राम, ये कोडिंग शीट का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि फोर्ट्रान केस में कोडिंग शीट यूज़ की जाती है जिसमें 7 से लेकर 72 कॉलम तक जनरली उपयोग में आते हैं। सी के केस में पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है, जबकि फोर्ट्रान के केस में पॉइंटर का उपयोग नहीं किया जाता है। पॉइंटर वंस अगेन, चूँकि अभी आप जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर आपके दिमाग में नहीं हैं और अभी इस समय हम केवल कंपैरिजन पे फोकस्ड हैं, इसलिए हर वर्ड को हम इस समय पहले डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपर और लोअर केस लेटर्स, वो दोनों ही प्रकार के लेटर सी लैंग्वेज में उपयोग में आते हैं, जबकि फोर्ट्रान के केस में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के केवल अपर केस लेटर्स ही उपयोग किए जा सकते हैं। सी लैंग्वेज के केस में वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनको डिक्लेयर किया जाना आता है, जैसे कि अगर एक वेरिएबल इंटीजर फॉर्मेट से है तो उसे इंट ए के रूप में लिखा जाता है, और अगर एक वेरिएबल समथिंग लाइक बी जो है वो रियल क्वांटिटीज में समथिंग लाइक हम कह सकते हैं 4.5 नाम का, अगर कोई मान लीजिए उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वेरिएबल बी की, तो वो उसको हमें फ्लोट डिक्लेयर करना होता है। और इसी प्रकार अगर केवल 4 मान लीजिए एक वेरिएबल की वैल्यू ए की आने की संभावना है 4, 5 इस प्रकार से, जिसमें कि डेसिमल का उपयोग नहीं हो, तो हम इंटीजर से उसको डिक्लेयर करते हैं। तो इस प्रकार का डिक्लेरेशन किया जाना सी के केस में आवश्यक होता है, जबकि फोर्ट्रान के केस में इस प्रकार का डिक्लेरेशन वेरिएबल के संबंध में किया जाना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वैल्यू कैन बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ये वेरिएबल के अनुसार ही उसको स्टोर
किया जा सकता है। अगर हम एक्सपोनेंशियल्स की बात करते हैं तो सी के केस में ये प्रेजेंट नहीं है, जबकि फोटॉन के केस में ये उपलब्ध होते हैं। यूनियन and structures are used in C language which are not used in Fortran language. Only functions are present in C languages while function and subroutine is present in Fortran language. C language की कोबोल लैंग्वेज के साथ तुलना करें अगर हम, कोबोल जो कि बिजनेस से संबंधित बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कॉमन, उसके संबंधित अगर हम बात करें तो जो सिमिलरिटीज़ हैं उनमें दोनों ही लैंग्वेज में लॉजिकल इफ और गो टू का उपयोग किया जाता है। दोनों ही लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं डिक्लेयर करने दोनों ही केसेज में। सिमिलरिटीज़ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपर एंड लोअर केस, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, सी के केस में दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं, और फोर्ट्रान की तरह ही कोबोल में भी केवल अपर केस लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। लोअर केस के अल्फ़ाबेट इंग्लिश के कोबोल में उपयोग में नहीं आते हैं, नहीं लिए जा सकते हैं। सी के केस में जनरल पर्पस प्रोग्राम प्रिपेयर करने के लिए सी काम में आती है, जबकि कोबोल जो है सभी प्रोग्राम बिजनेस से रिलेटेड जो है उनसे ही संबंधित प्रोग्राम तैयार करने के लिए काम में आती है। प्रोग्राम कोडिंग शीट की जो पहले भी हमने कंपैरिजन लिया था फोर्ट्रान के केस में, उसमें ये मेंशन किया था कि सी लैंग्वेज जो है उसमें प्रोग्राम कोडिंग शीट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फोर्ट्रान की तरह कोबोल में भी 7 से लेकर 72 तक कॉलम जो हैं वो जनरली होते हैं और प्रोग्राम शीट का उपयोग किया जाता है। सी के केस में प्रोग्राम इज रिटन इन ओनली वन पार्ट, जबकि कोबोल के केस में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, एनवायरनमेंट, डेटा एंड प्रोसीजर डिवीजन। दो और चीज़ें हमने फोर्ट्रान के साथ भी कंपेरिजन में यूज़ की थी, वो यह है कि पॉइंटर इज़ यूज्ड इन सी, जबकि फोर्ट्रान की तरह ही कोबोल में पॉइंटर का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार सी में फंक्शंस का उपयोग किया जाता है, जबकि कोबोल में फंक्शंस का उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम चूँकि बहुत लंबा कोई पर्टिकुलर लेक्चर ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम ये कंपैरिजन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जारी रखेंगे, जिसमें हम पास्कल से तुलना करेंगे, पास्कल भाषा जो है, और PLI भाषा जो है उससे तुलना करेंगे, और आगे जो और यूनिट्स हमारे हैं, सब यूनिट्स जो हैं जिसमें कि स्पेशल फीचर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और भी थोड़ी जो सी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, उसके बारे में, मूल संरचना किस प्रकार की होती है इसके बारे में बात करेंगे। सी प्रोग्राम के मुख्य भागों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, किस प्रकार प्रोग्राम को लोड किया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार किया जाता है। इस तरह की चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आपको ये जो स्लाइड मैं डिस्प्ले हमेशा करता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, तो मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो यहाँ मेंशन्ड है उसको अंदर आप अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं, और मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा जो क्वेरीज पर्टिकुलर स्टूडेंट द्वारा मेरे को व्हाट्सएप पर भेजी जाती है उसको मैं उसके डाउट्स को, क्वेरी को सॉल्व करने के लिए उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, और आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करें और ज़रूर उनका लेक्चर का अवलोकन करें और कुछ समझने की कोशिश करें। जो भी क्वेरीज हों वो उनके लिए हमसे संपर्क करने की आप ज़रूर कोशिश करें, और इसी तरह से जो आगे की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको एक नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और पुटअप करेंगे, और आप उसमें लेक्चर सीरीज़ में कंटिन्यू जुड़े हुए रहे हैं। यही मेरा आपसे एडवाइस रहेगी, ताकि इस कोर्स को धीरे धीरे आप अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो, सफल हो, और आगे आप इसको ढंग से काम कर सकें। इसीलिए
ये चीज़ आपको लगातार हम टच में रहेंगे। थैंक यू।